अ, विनय, देशराज, राजेश सब लोग उपलब्ध हैं भाई, आ गए हैं सब लोग पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारी ज्योमेट्री चल रही है इस टाइम पे शाम को 6 बजे, और हम ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल्स है ना, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल वाले सवाल, साइन रूल, कोसाइन रूल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, स्टुअर्ट थ्योरम, ये सब कंसेप्ट हम लोग अब तक ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, कोई शंका तो नहीं अभी तक? जितना भी मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया है वो सब समझ में आया है। आज से और अब से मैं आपको रियल ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है ज्योमेट्री का वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। भैया ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला एक टॉपिक नहीं है, ये पूरे ज्योमेट्री में यूज होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे त्रिभुजों की समरूपता। इससे पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना, गारंटी है 100%। आंसर वो भी कराएंगे भाई, टेंशन मत लो। सिमिलरिटी, सबसे पहले आप सिमिलरिटी का मतलब आपको समझना होगा। सिमिलरिटी का हिंदी में मतलब है समरूपता। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल्स, ये आपको पढ़ने टॉपिक है। पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसमें आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस में आपको दबा के कराई रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल की सिमिलरिटी पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिमिलरिटी क्या होता है। देखिए, सिमिलरिटी का मतलब है सम, रूप, रूप मतलब आकार, मतलब कोई भी ऐसे दो फिगर, कोई भी ऐसे दो फिगर दोस्तों, ऐसे कोई भी दो फिगर जिनका साइज बेशक अलग अलग हो पर उनका शेप सेम हो, तो हम उनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर क्या होते हैं? कोई भी ऐसे दो फिगर जिनका साइज बेशक अलग हो, मतलब जो बड़े छोटे बेशक हो पर वो दिखने में एकदम एक जैसे हो। जिनका साइज बेशक अलग अलग हो सकता है, वो देखने में बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो शेप है वो एक होना चाहिए। ऐसी सभी फिगर्स को हम सिमिलर फिगर कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे आप दुनिया के कोई भी दो सर्कल बनाओ, आप दुनिया के कोई भी दो सर्कल बनाओ, ये दोनों सर्कल हैं बड़े छोटे, भाई इसकी रेडियस ज्यादा इसकी रेडियस कम है, ये दोनों बड़े छोटे सर्कल हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इनकी शेप जो है वो एक जैसी है। दुनिया में जितने भी पहिए बनाए आदमी ने, है जो पहिए जो होते हैं वो सर्कल की फॉर्म में होते हैं, पहिए साइज में बड़े छोटे हैं, पर इनका जो शेप है ना, शेप, शेप समझते हो, आकार, आकृति, वो एक जैसी है। तो सिमिलर फिगर होगी, इनका रूप एक जैसा हो गया। ये आकार में, अरे तुमने रामायण में देखिए हनुमान जी बड़े हो जाते थे, ऐसे जय श्री राम करके बड़े हो जाते थे, तो साइज बेशक अपना बदल लेते थे, लेकिन उनकी जो शेप है वो एक जैसी रहती है। अरे तुम्हारी बुद्धि में कुछ जाता है कि नहीं जाता है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आप दुनिया के कोई भी दो स्क्वायर बनाओ, दो वर्ग बनाओ, भैया एक स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर ये दोनों स्क्वायर चाहे साइज में बेशक बड़े छोटे हैं पर इनका शेप सेम है, इनका शेप सेम है, तो ये कैसे स्क्वायर है? सिमिलर हैं। दुनिया के हर दो स्क्वायर आपस में सिमिलर होते हैं, उनका साइज बेशक अलग हो लेकिन उनकी शेप सेम है। तो सिमिलरिटी का क्या मतलब होता है? ऐसे कोई भी दो फिगर, ऐसे कोई भी दो फिगर जिनका सेम शेप, जिनका शेप सेम हो, जिनका शेप, आकृति उनकी सेम होनी चाहिए, साइज में भी डिफरेंट, साइज बेशक अलग अलग हो सकता है, साइज में बी डिफरेंट, साइज में बी डिफरेंट। क्लियर है? आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ, एरिया अलग अलग होगा जीत दोनों का। ठीक है, तो दुनिया के ऐसे कोई भी दो फिगर जिनका शेप सेम है, बेशक साइज उनका अलग अलग है, वो सिमिलर फिगर कहलाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट चीज समझेंगे कि ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल का क्या मतलब होता है। सिमिलर ट्राइंगल का क्या मतलब होता है? ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल, ऐसे कोई भी, देखिए पढ़ाई के टाइम पे केवल पढ़ाई की बात करो, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है भाई? अरे संदीप सब बताऊंगा भाई, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। राजीव हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं। ऐसे कोई भी दो त्रिभुज जिनमें दो एंगल बराबर है, वो दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज या सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। दुनिया के हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, हर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि उनका साइज बेशक अलग अलग है बट उनकी शेप सेम होगी। तो कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे? कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्राइंगल सेम है? अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के, अगर किन्हीं भी दो अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल आ जाए, दो कोण बराबर आ जाए,
तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएंगे। वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएंगे। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी लोग थोड़ा ढंग से सुनिए और थोड़ा पेशेंस बनाए रखो भैया। एक ट्रायंगल मैंने आपके सामने ये बनाया है और दूसरा ट्रायंगल मैंने आपके सामने ये बनाया है। ये ट्रायंगल है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं किन्हीं भी दो अलग अलग त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए, दो अलग अलग त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाए। मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री है, यहां पर ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। आप बोले हां जी सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 70 डिग्री है। इन दो ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर है। अगर दोस्तों ध्यान सुनिए, अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम कांस्टेंट होता है 180 डिग्री। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं ये पता लगाने के लिए आप केवल ये चेक करो कि दो एंगल बराबर होने चाहिए। अगर दो, अरे तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे अपनी बुद्धि से निकाल दो। जो भी तुम लिख रहे हो कमेंट में सब गलत लिख रहे हो, तुम नहीं सोच सकते उतना। जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतने पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ये बकवासबाजी करे जा रहे हो बेवजह की। जब तुमको पता तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, उल्टी सीधी चीज लिखे जा रहे हो, ये होगा वो होगा। गधे कहीं के। एक भी बालक ने सही चीज नहीं लिखी। अरे 9वीं 10वीं में कुछ पढ़ के आते तभी तो कुछ लिखने लायक होते कि हमें पता है। अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के, जितना मैं बोलूं उतना समझो ना, उससे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत है, ठीक है ना, और ना ही उससे ज्यादा तुम्हें पढ़ना है, ठीक। अगर किन्हीं भी दो अलग अलग ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हैं तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएंगे। क्योंकि अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर ये 60 है 70 है तो बताओ ये एंगल कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल होगा 50 डिग्री। मैं कहता हूं कि 60 है 70 130 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल हो गया 50 डिग्री। तो आप बताओ इन दोनों त्रिभुजों के दोनों कोण बराबर हो गए, तीनों कोण बराबर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हो गए। अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब इनका साइज बेशक अलग अलग है बट इनकी शेप सेम है। इनकी शेप सेम है। अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को पिचकाता चला जाऊं ना, पिचकाता चला जाऊं, पिचका दूं तो पिचकाते पिचकाते एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये इसके ऊपर जस्ट फिट बैठ जाएगा। ये बस मतलब ये बड़े वाले भैया को पिचका के छोटा वाला भैया आ जाएगा। ये छोटा वाला ट्रायंगल है, अगर मैं इसकी तीनों टांगे ऐसे खोल दूं ना, खोलते खोलते ये बिल्कुल एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये बिल्कुल इसके बराबर बैठ जाएगा। मतलब किसी बड़े ट्रायंगल को पिचका के छोटा ट्रायंगल बना देना ही सिमिलरिटी कहलाता है। बात समझ में आई? किसी बड़े ट्रायंगल को पिचका के छोटा ट्रायंगल बना देना ही सिमिलरिटी कहलाता है। ये दोनों ट्रायंगल बेशक देखने में बड़े लग रहे हैं, बड़े छोटे, लेकिन इनकी जो शेप है वो एक जैसी है एकदम। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी इसमें, कोई तकलीफ? इन दोनों का व्यवहार एक जैसा है भाई, इन दोनों का व्यवहार एक जैसा। ये बड़ा ट्रायंगल है, आपने इसको पिचकाया तो पिचकाते पिचकाते मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये बिल्कुल जस्ट इसके ओवरलैप करेगा। शेप सेम है। समझ में आए कि नहीं? अरे बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। आप इसे ट्रायंगल को पिचका रहे हो तो हर साइड ना सेम रेशियो में कंप्रेस होती है। आप एक फिगर है, आप इस फिगर को ऐसे कंप्रेस कर रहे हो तो हर लेंथ सेम रेशियो में पिचकती है। अगर आपने ए बी को आधा किया है तो बीसी को भी आधा करना पड़ेगा, एसी को भी आधा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, पिचकाने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आधा कर रहे हैं, इसको बटा 3 कर रहे हैं, इसको बटे 4 कर रहे हैं। आप जब ट्रायंगल को पिचकाओगे तो सेम रेशियो में पिचकाओगे, हर लेंथ को सेम रेशियो में पिचकाओगे। तो इस तरीके से क्या होगा? साइज तो कम हो जाएगा, साइज तो कम हो जाएगा लेकिन शेप वही रहेगा। शेप जो है वो वही रहेगा, है भाई। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक। तो ये दो ट्रायंगल जो है, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में, दो अलग अलग ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आई?
किसी को कोई परेशानी? यानी कि दो ट्रायंगल के सिमिलर होने की शर्त क्या है कि उन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। सबको समझ में आ गया? दो ट्रायंगल के समरूप होने की शर्त क्या है कि वो दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो हम ये कह देंगे कि हां जी सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आगे चलते हैं। नाउ आप यहां पे ध्यान से देखिए, एंगल ए के बराबर क्या है? एंगल डी। यहां पे देखिए एंगल ए के बराबर क्या है? एंगल डी। समझ में आया कि नहीं? एंगल बी के बराबर क्या है दोस्तों? तो आप कहोगे सर एंगल ई। एंगल सी के बराबर क्या है भैया? तो आप कहोगे जी एंगल एफ। तो ये जो बराबर एंगल है इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। ए और डी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, बी और ई करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, सी और एफ। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है हिंदी में संगत। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है हिंदी में संगत, जो उसके व्यवहारिक चीज हो। समझ में आया कि एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के। तो ये क्या है दोस्तों? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं या करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हिंदी वाले भैया लिख लेंगे संगत कोण। ठीक है? कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। वर्टेक्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? शीर्ष। भैया ए की जगह क्या लिखा हुआ है? यहां ए है, ए पे 60 डिग्री बनना है, डी पे 60 डिग्री बनना है। तो ये शीर्ष ए और ये शीर्ष डी कैसे? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। यहां बी पे 70 बन रहा है, यहां ई पे 70 बन रहा है। तो ये जो वर्टेक्स बी है, ये जो वर्टेक्स बी है और ये जो वर्टेक्स ई है, ये क्या है दोस्तों? आपके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स शीर्ष है। ये सी है, ये एफ है, करस्पॉन्डिंग शीर्ष है। अरे बात समझ में आई? तो आप बोलोगे हां जी सर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सभी को समझ में आया? दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग साइड आपको समझना है संगत भुजाएं क्या होती हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड को करस्पॉन्डिंग साइड कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के, ध्यान से सुनना, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड को, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की साइड को, सामने की साइड को करस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। ठीक है? त्रिभुजों में जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण के सामने की भुजाओं को हम लोग संगत भुजाएं कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, संगत या करस्पॉन्डिंग का ही हिंदी में मतलब होता है कि उसकी प्लेस पे क्या, उसको क्या चीज करस्पॉन्ड कर रही है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। आप एक बात बताइए, एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल डी 60 डिग्री है। तो यहां पे एंगल ए के सामने की साइड है बीसी, यहां एंगल डी के सामने की साइड है ईएफ। बीसी और ईएफ क्या है? आपस में करस्पॉन्डिंग साइड है। बात समझे? यहां पे एंगल बी है 70 डिग्री, यहां पे ई 70 डिग्री है। तो एंगल बी के सामने की साइड भाई ईसी है, यहां पे डीएफ है। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड है। बात सभी को समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहां एंगल ए 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने क्या है भाई दोस्तों? बीसी। बीसी। यहां एंगल डी 60 डिग्री है, एंगल डी के सामने का साइड का ईएफ। तो जो रेशियो बीसी से ईएफ का है, जो रेशियो बीसी से ईएफ का है, सेम वही रेशियो, ध्यान से सुनिएगा, आप अगर ऊपर बड़ा ट्रायंगल ले रहे हो तो बड़ा लेना है, नीचे छोटा ले रहे हो तो छोटा ही लेना है, इधर उधर नहीं करना है। यहां 70 डिग्री के सामने क्या है भाई? एसी। 70 डिग्री के सामने एसी, यहां 70 डिग्री के सामने है डीएफ। तो एसी से डीएफ का रेशियो बराबर होगा, ये रेशियो बराबर होगा। भाई यहां 50 डिग्री के सामने क्या है? एबी। एबी। यहां 50 डिग्री के सामने क्या है? आपका डी। ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, ए बी अपॉन डी। ये रेशियो बराबर होगा। क्लियर? क्या इसमें कोई तकलीफ? दो ट्रायंगल, मैंने अभी क्या समझा कि बड़े ट्रायंगल को पिचकाओगे तो ये छुटका ट्रायंगल बन जाएगा, साइज बदल गया पर शेप वही रही, तो वो फिगर जो कहलाती है वो सिमिलर फिगर कहलाती है। जब आप पिचकाते हो तो सेम रेशियो में कंप्रेस करना होता है। जैसे कि भाई आपने साइड ए बी को यहां पे ऐसे पिचका के ना इसको कितना किया? आधा किया। तो बीसी को भी आधा करना पड़ेगा, एसी को भी आधा करना पड़ेगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2/1 आ जाएगा।
अरे बात समझ में आई? यानी कि हर दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। सिमिलरिटी का साइन होता है दोस्तों। ये किसका साइन होता है? सिमिलरिटी का साइन होता है। आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू अनदर ट्राइंगल बट करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के नीचे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। ध्यान से देखिएगा, एंगल ए के करस्पॉन्डेंस क्या है भैया? डी। बी के करस्पॉन्डेंस क्या जा रहा है? आपका ई। ध्यान से देखिएगा, सी के करस्पॉन्डेंस क्या जा रहा है? आपका एफ। तो ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल डीईएफ के। ये सिमिलरिटी है। क्लियर है? हाँ रमन, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहां से ये भी पता लगा सकते हो सिमिलर साइड कौन कौन सी होंगी। जैसे यहां देखिए ए बी है, आप इस शुरू के दो वर्टेक्स पकड़ लो, ये क्या है? ए बी। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड बताइए क्या है? डीई। तो देखिए ए बी से डीई का रेशियो, ए बी से डीई का रेशियो बराबर है। अब बाद के दो ले लो बीसी, तो बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ईएफ, बराबर है बीसी से ईएफ के रेशियो के, है भाई। यहां से आप करस्पॉन्डिंग साइड भी मिल जाएंगी। एसी, ये एसी के करस्पॉन्डेंस क्या आएगा? ध्यान से देखिए, पहला तीसरा ले रहा हूं एसी, तो एसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डीएफ। तो ये रेशियो बराबर आएगा एसी से डीएफ के। क्लियर? क्या इसमें कोई तकलीफ? सर हम ईएफडी भी तो लिख सकते हैं, मंद बुद्धि। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। ठीक है भाई, ये 9th क्लास का सिलेबस है, 9th क्लास का। कम से कम इसमें तो तुम्हारे अंदर डाउट नहीं आना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि पूरे भारत में किसी भी 9th क्लास में भी किसी टीचर ने इतना स्लोली ये चीज नहीं बताई होगी लिख के, किसी ने भी। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर भी तुमको डाउट आ रहा, तो मनहूस आदमी हो तुम, एक नंबर के। समझ में आया? क्लियर? कोई तकलीफ? सिमिलरिटी अलग है और कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज है। ठीक, एनी प्रॉब्लम? आपको सिमिलरिटी समझ में आया? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होता है भाई? कैसे सिमिलरिटी लिखी जाती है? आगे चले, नेक्स्ट। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, भाई ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत प्यार से समझिएगा। अगर मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, भाई एक ट्रायंगल आपका ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। अगर मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, एक ट्रायंगल ये है, एक ये ट्रायंगल एबीसी है और भाई दूसरा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल डीईएफ। क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर। मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये एंगल अल्फा है, यहां ये एंगल अल्फा है, तो आप बोलोगे जी सर ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, बस। तो आप तुरंत समझ गए, जहां दो एंगल बराबर हुए, जहां दो एंगल बराबर हुए, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। ये बड़का ट्रायंगल को पिचका दो तो छोटका ट्रायंगल आ जाएगा, कि दो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अगर ये गामा है तो ये गामा इक्वल होगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अभी मैंने क्या बताया कि सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। रेशियो सेम क्यों होता है? ओके, यहां पे इसको पिचका के ही ये वाला ट्रायंगल आया है, तो सेम रेशियो में जो है वो साइड पिचकती है। लेकिन केवल साइड का रेशियो नहीं होता, सिमिलर ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, इन सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ, in a similar triangle ratio of each corresponding length is same. In a similar triangle ratio of each corresponding length is same. ऐसा नहीं है कि सिमिलर ट्रायंगल में केवल साइड का ही रेशियो सेम रहे। समरूप त्रिभुजों में यहां पे क्या है भाई? ट्रायंगल एबीसी जो है ये किसके सिमिलर है? ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है। और कुछ मत लिख लेना अभी, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। ए किसके बराबर है? डी के, तो ए की जगह डी लिखेंगे। बी किसके बराबर है? ई के, तो बी की जगह ई लिखेंगे। सी किसके बराबर है? एफ के, तो सी की जगह एफ लिखेंगे। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के बराबर है। आप बताओ, अगर एंगल बराबर है तो एंगल के सामने की साइड क्या होती है? करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। ये एंगल अल्फा, अल्फा के सामने की साइड है बीसी।
पहले मैं बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, नीचे छोटा ट्रायंगल, तो आपको हमेशा यही करना है। अल्फा के सामने की साइड है EF, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, बराबर होगा किसके? आप बताइए दोस्तों, यहां बीटा, बीटा के सामने क्या है यहां पे AC, दूसरे ट्रायंगल में बीटा के सामने क्या है DF, DF बराबर, यहां गामा, गामा के सामने क्या है AB, गामा के सामने क्या है AB बराबर, यहां गामा के सामने क्या है D। आया? सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? कम से कम दो एंगल बराबर होना चाहिए उमंग, दो एंगल बराबर होगा, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो तीनों साइड का रेशियो सेम है। अगर तीनों साइड का रेशियो सेम है तो इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो भी यही होगा। मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के पेरीमीटर का रेशियो भी यही होगा। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के पेरीमीटर का रेशियो भी यही होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? ये रेशियो किसके बराबर होगा? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के पेरीमीटर यानी कि परिमाप का रेशियो भी यही होगा। अरे मैं आपसे एग्जांपल के लिए कहता हूं कि ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ये साइड 9 है, ये साइड 8 है। ध्यान सुनिएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 है, 4.5 है। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल बेशक अलग अलग हैं, साइज इनका बेशक अलग अलग है, बट इनका शेप सेम है। शेप सेम है। देखिए 10 से आधा हो गया 5, 9 से आधा हो गया 4.5, 8 से 4 हो गया 2। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है ना, 2:1। छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है ना, 2:1। बड़े छोटे ट्रायंगल में तो इसका पेरीमीटर निकालोगे यार। पेरीमीटर क्या होता है? 10 + 9 + 8। छोटे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालोगे तो कितना आएगा? 5 + 4.5 + 4, ये पेरीमीटर आएगा। तो यहां ध्यान से देखो भैया, 10/5, ये भी 2/1 है, ये भी 2/1 है, ये भी 2/1 है। तो पेरीमीटर का रेशियो भी तो 2/1 ही आएगा। पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के परिमापों का अनुपात भी तो 2:1 ही आएगा। ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है। तो पेरीमीटर का रेशियो भी 2:1 ही आएगा। बोलो बात सही है? क्लियर है? जो इनकी पेरीमीटर का रेशियो है, सेम यही रेशियो इनकी हाइट्स का भी होगा। हाइट H1 H2 का क्या मतलब है? हाइट। हाइट का रेशियो भी सेम होगा। करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो भी सेम ही होगा। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो भी सेम ही होगा। अब करस्पॉन्डिंग हाइट का क्या मतलब है भाई? करस्पॉन्डिंग, हर ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 हाइट होती है। तो करस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर वाली हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट। आप ये बताओ कि ये साइड BC है, ये साइड EF है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। भैया ये 2 ट्रायंगल हैं, ये 2 ट्रायंगल हैं। ये जो दोनों साइड हैं, ये जो दोनों साइड हैं, ये करस्पॉन्डिंग साइड है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के ऊपर जो मैं हाइट खींचूंगा, ये हाइट, इन दोनों हाइट्स का रेशियो भी सेम होगा। हाइट्स का रेशियो भी सेम होगा। भाई आपने बड़े ट्रायंगल को पिचकाया है तो साइड जिस रेशियो में पिचक रही है तो हाइट भी उसी रेशियो में पिचकेंगी। हनुमान जी अपने हाथ जिस रेशियो में बड़े कर रहे हैं, वो अपनी आंख को भी उसी रेशियो में बड़ा करेंगे, वो अपने बाल को भी उसी रेशियो में बड़ा करेंगे, वो अपने घूंसे को भी उसी रेशियो में बड़ा करेंगे, उनकी गदा भी उसी रेशियो में बड़ी होगी जब हनुमान जी अपना रूप बड़ा करते हैं। बात समझ में आई? तो वो अपने हर एक अंग को सेम अनुपात से बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर सेम अनुपात से नहीं बढ़ाएंगे तो बाजू बड़ा हो जाएगा, आंख छोटी हो जाएंगी, मुकुट छोटा रह जाएगा, है भी, ये बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे। क्लियर? एनी प्रॉब्लम आपको समझ में आई? तो अगर आपको साइज बेशक अलग अलग करना है लेकिन शेप अगर सेम रखनी है तो हर करस्पॉन्डिंग अंग को, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ को सेम रेशियो में चेंज करना पड़ता है और उसी को सिमिलरिटी बोलते हैं। मतलब जो रेशियो साइड्स का है वही रेशियो पेरीमीटर का होगा, वही रेशियो हाइट का होगा, वही रेशियो जो है मीडियन का भी होगा, माध्यिकाओं का भी अनुपात सेम होगा। पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल की माध्यिकाओं का रेशियो भी सेम होगा। अरे बोलो, ये BC और EF करस्पॉन्डिंग साइड है तो करस्पॉन्डिंग साइड की आप मीडियन खींचते हो। ऐसा नहीं कि यहां पे ये 9 है BC के करस्पॉन्डिंग DF तो है नहीं, कहीं BC की और DF की मीडियन खींचने लगो, नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड की मीडियन खींच रहे हो तो माध्यिकाओं का रेशियो भी सेम ही आएगा। आयुषी कह रहे हैं सर 9 और 4.5 का रेशियो 2:1 नहीं होगा। आयुषी हाथ जोड़ाओ मुझसे, हाथ जोड़ा लो यार तुम। बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम? एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी सेम होगा। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई का रेशियो भी सेम होगा। एंगल बाइसेक्टर की, इन दोनों त्रिभुजों के कोण समद्वि भाजकों की लंबाइयों का रेशियो भी सेम होगा।
अभी आप करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर खींचिए, करस्पॉन्डिंग एंगल के, देखिए जहां एंगल ए एंगल डी के बराबर है, आप एंगल ए का बाइसेक्टर खींचो, एंगल डी का बाइसेक्टर खींचो, रेशियो बराबर ही आएगा। ऐसा मत करना कि यहां एंगल ए का खींच रहे हो, यहां आप ई का खींच रहे हो, नहीं, वो तो कहां बराबर है, अलग अलग है। आप एंगल बी का बाइसेक्टर खींचो, एंगल ई का बाइसेक्टर खींचो, रेशियो लेके 2:1 ही आएगा। आप एंगल सी का बाइसेक्टर खींचो, आप एंगल एफ का बाइसेक्टर खींचो, रेशियो लेंगे तो बराबर ही आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या? दूसरी बात, आगे बढ़ जाते हैं। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अंदर से टच करता जाए। भाई हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं हम जो तीनों साइड को ऐसे टच करता जाए, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल का इन सर्कल। ये आप डिटेल में भी पढ़ोगे आके, लेकिन कंसेप्ट यहां भी बताना है। हर ट्रायंगल में ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो अंदर से तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए। इसकी जो रेडियस है उसको कहते हैं दोस्तों हम इन रेडियस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। ठीक है, अंदर से टच करता हुआ जाए तो भैया ये भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ है R1 R2, तो इन दोनों ट्रायंगल की इन रेडियस का रेशियो भी सेम यही होगा, इन रेडियस का रेशियो सेम होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई तकलीफ? हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर खींच सकते हैं, हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर खींच सकते हैं जो ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से ऐसे गुजर के जाए बाहर से। इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। ये क्या है? सरकम सर्कल। और इसकी रेडियस क्या होती है? इस सर्कल की त्रिज्या क्या होती है? सरकम रेडियस। मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, सरकम रेडियस, परित्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। हिंदी में कहते हैं इसे परित्रिज्या, परित्रिज्या। बात समझ में है? तो हर ट्रायंगल के लिए ऐसे हम सर्कल खींच सकते हैं जो तीनों शीर्षों से ऐसे बाहर से गुजर के जाएगा, इस सरकम सर्कल हो जाएगा, इसकी रेडियस को सरकम रेडियस। तो इन दोनों ट्रायंगल की सरकम रेडियस का जो रेशियो ये भी सेम होगा, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ, वर्ड मैंने क्या यूज किया है? वर्ड मैंने सिमिलर ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ, हर करस्पॉन्डिंग लंबाई का, हर संगत लंबाई का जो अनुपात है वो बराबर होता है, चाहे वो साइड हो, चाहे वो पेरीमीटर हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो माध्यिका हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे इन रेडियस हो, चाहे सरकम रेडियस हो। देखिए लेंथ का मतलब होता है लंबाई। लंबाई एक वन डायमेंशन फिगर है, लंबाई की यूनिट होती है सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि सर यहां पे एरिया का जो रेशियो ये भी बराबर आ जाएगा। नहीं भाइयों, ध्यान से सुनना, थोड़ी बुद्धि लगाओ। अगर हम लेंथ की बात करते, ध्यान से सुनिएगा, लेंथ की बात करते तो लेंथ की यूनिट होती है दोस्तों सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम एरिया की बात करते, यूनिट सेम होनी चाहिए। क्षेत्रफल हम नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हम वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात करते, आयतन की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां जो रेशियो वो सेम रहता है, यहां जो है वो रेशियो सेम रहता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। जबकि क्षेत्रफल के केस में जो रेशियो है, वो क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो क्या होगा? वो स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर होगा, जबकि वॉल्यूम का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब होता है। पावर 3 है तो पावर 3 करनी, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पावर 2 आएगी। ये जनरल कंसेप्ट है, आपको धीरे धीरे समझना, मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा बहुत बुद्धि में गया यहां तक, हद कर दी भाई तुम लोगों ने। 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाता है इस चीज को। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? अनुज एग्जाम्पल भी बताऊंगा, पहले थ्योरी तो निपट जाने दो यार। चलिए, अगर दोस्तों मैं आपके सामने, सभी लोग मेरी बातों को समझिएगा, क्लियर है टिल नाउ? अगर मैं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर हम आपके सामने दो ट्रायंगल बना देते हैं इस तरीके से, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल जो है भाई वो ये है। ये ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, और ये ट्रायंगल है डीईएफ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, हमें इसमें कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही। बोलो, मैं आपसे कहता हूं कि सर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, और यहां पे ये वाला एंगल अल्फा, ये बीटा है। जैसे ही दो एंगल बराबर हुए, जैसे ही दो अलग अलग ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर हैं, तो आप समझ जाएंगे कि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और ये सिमिलर है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ के एरिया के रेशियो की बात करूं, ये ट्रायंगल एबीसी के एरिया,
एरिया, और ट्राइंगल डीईएफ के एरिया के रेशियो की बात करूं तो एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का रेशियो क्या होगा वो बताइए आप हमें। देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहां बात आइए, जैसे साइड बीसी है, हम यहां पे सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से, तो ये हाइट जो है मेरे प्यारे भाई, ये हाइट जो है आपका h1 है। तो आप बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 साइड BC इंटू H1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से यहां पे ये साइड EF है, इसके यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला और ये हाइट जो माना ये हाइट H2 है, तो ट्रायंगल DEF का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/2 DEF गुणा H2, EF गुणा H2 यही तो होगा। तो अब मैं बोलूंगा हाँ भैया यही होगा। तो देखो हाफ से हाफ तो कट गया, हाफ से हाफ सो कट गया, और अभी समझा है दोस्तों, अभी एक सेकंड पहले समझा के निपटाऊं यार, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं। जो रेशियो BC से EF का है सेम वही रेशियो H1 से H2 का है, जो रेशियो BC से EF का है वही रेशियो H1 से H2 का है। मतलब H1 बटे H2 जब बराबर है BC बटा EF के, तो क्या ये BC बटे EF का होल स्क्वायर नहीं हो गया। अरे क्या आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो BC और EF करस्पॉन्डिंग साइड है, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वही इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का भी रेशियो होगा। मतलब H1/H2 कुछ और नहीं है, BC/EF के बराबर ही है। तो BC बटे EF का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया बताइए, बोलो कोई तकलीफ। यानी कि ये बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, बहुत सिंपल सी बात है भाई, BC बटा EF क्या है, व्हाट इज BC बटा EF, एक करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो तो है, BC से EF क्या है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो। इसी तरीके से यहां गामा के सामने AB है या गामा के सामने DE है, ये AB बटा DE क्या है, ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है। तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर करेंगे, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्या आएगा, एरिया का स्क्वायर आएगा। बोलो आप बताइए भाई, लोग यहां बीटा के सामने AC है या बीटा के सामने DF है, तो AC बटा DF क्या है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है, संगत लंबाइयों का अनुपात है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का अनुपात आ जाएगा। बात समझ में आई, हाँ शुभम, चाहे हाइट का स्क्वायर करो, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो है, दो सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो वो क्या होता है, वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। वर्क ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जबकि लंबाई की जो यूनिट होती है दोस्तों वो सेंटीमीटर होती है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। दो हम मीडियन का भी, आप करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो निकाले उसके स्क्वायर के बराबर एरिया का रेशियो हो जाएगा। आप करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर की लंबाई का रेशियो निकालेंगे, उसके स्क्वायर करेंगे, एरिया का रेशियो आ जाएगा। अरे बोलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको मेरी ये बात समझ आती है भाई, एनी प्रॉब्लम। ठीक है चलिए, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए मैंने आपको जो मैंने आपको 3 बातें बताई वो क्या हो, वो आपको समझ आई, जो मैंने आपको 3 बातें समझाई दोस्तों। पहले मैंने आपको बताया कि सिमिलरिटी होती क्या है, फिर मैंने बताया कि सिमिलर ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, सिमिलर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, कैसे सिमिलरिटी लिखी जाती है भाई। सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है, और क्यों बराबर होता है, एरिया का रेशियो में क्यों स्क्वायर आता है, ये सारी बातें समझाई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप मुझे बताइए, मैं एग्जांपल से आपसे कुछ सवाल क्रिएट करके पूछूंगा, एग्जांपल से चीजें और क्लियर होंगी। मैं आपके सामने 2 ट्रायंगल बनाता हूं दोस्तों, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है, DEF। ये अल्फा, बीटा, गामा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। क्या आपको यह बात समझ में आई, ध्यान सुनिएगा। ये साइड 5.6 सेंटीमीटर है, ये साइड 7.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नहीं इसका एरिया
147 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये सवाल है। ये साइड 3.6 कर लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल डीएफ है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा दिख रहा है। ये साइड 5.6 है, ये साइड 3.6 है। 147 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, 243 बता रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। ये साइड 5.6 है, ये साइड 3.6 है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर के रेशियो में होता है। क्यों आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि यहां देखो, यहां बीटा के सामने 5.6, यहां बीटा के सामने 3.6। गधों की तरह लिखने की जरूरत नहीं कि लिखते फिर ऐसे कि सर ट्रायंगल एबीसी का एरिया 147 है, हमको ट्रायंगल डीईएफ का एरिया निकालना है भाई। ये बराबर होगा किसके, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या, 5.6 बटे 3.6, इसके स्क्वायर के। ये बातें आप 9th क्लास में करते थे, कंपटीशन में ऐसे नहीं करना। थोड़े बुद्धि लगाओ, ऐसे लिख के करोगे तो जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगी। आप एक ध्यान से मेरी बात सुनिए सभी लोग, कि अगर ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड है भाई, बीटा के सामने बीटा के सामने, इनका रेशियो लो। क्या है रेशियो, किससे कट रहा है, 8 से किससे कट रहा है, यहां से पॉइंट से पॉइंट कटा लेंगे तो किससे चला जाएगा भाई, ये तुम्हारा 4 से 14 बार और 9 बार, 14:9। 4 से चला जाएगा 14:9, 14:9, 14:9 ये आ जाएगा 14:9। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 14:9। 5.6 और 3.6 किससे जा रहा है, 0.4 से, 0.4 से काट लिया। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। तो बुद्धि इतनी होनी चाहिए कि एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। 14 का स्क्वायर 196 है भाई, और 9 का स्क्वायर 81। तो ये पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। पहले ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये आ गया 196:81 आया बुद्धि में। पहले ट्रायंगल का एरिया क्या दे रखा है, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 की वैल्यू 147 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी। कितना है, ये 3/4 है, 3/4 टाइम्स है। 196/4 करेंगे 49 होता है, 49 का 3 गुना 147, तो ये भी 3/4 होगा। 3/4 बोलो, यानी कि 243/4, 243/4 यानी कि कितना, 60.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 60.75। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा धनजीत, एनी प्रॉब्लम दोस्तों, क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है, आगे बढ़ जाएं? ठीक, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से 2 ट्रायंगल और बनाता हूं, फिर से समझिएगा सभी लोग भाई। एक ट्रायंगल ये है और दोस्त एक ट्रायंगल आपके सामने ये है, ए बी सी और ये डी ई एफ। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ में आई? आप बोलोगे ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है यहां तक। आप एक बात बताइए, ये वाला एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। यहां पे ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या यहां तक? ठीक है भाई, चलिए। इसका एरिया है 76.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया है भाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है। ये साइड डीएफ कितनी है, जल्दी बताओ। निशा कह रहे हैं ज्योमेट्री और कितने दिन चलेगा, कम से कम 50 दिन। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल डीएफ है। ज्योमेट्री खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। पेशेंस बनाए रखो, हल्के में ले रहे हो चैप्टर को, नौकरी नहीं लगती इसके बिना। वोकैबुलरी से ज्यादा नंबर की ज्योमेट्री पूछी जाती है एसएससी में, चेक करो जाके। इतने नंबर की वोकैबुलरी नहीं आती जितने की ज्योमेट्री आती है। पता किया कभी, प्रीवियस का पेपर खोल के देखा तुमने?
अरे आया किसी का? तुम्हारी बुद्धि में कुछ जा रहा है? क्या होगा? यार तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा दिख रहा है। आपको ये बात पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो क्या उल्टा नहीं समझ सकते? अगर आप एरिया के रेशियो का अंडर रूट ले लोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा। अगर आप एरिया के रेशियो का अंडर रूट ले लोगे तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे यार यहां ध्यान से देखो, इतनी घबराने वाली बात है क्या? यहां ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल का एरिया 76.8, इस ट्रायंगल का एरिया 30, तो ये एरिया का रेशियो है, ये एरिया का रेशियो। यहां पे 0 से ये काट लेते हैं अपन लोग। सबको समझ में आया? तो एरिया का रेशियो क्या आ रहा है? 12 से काटेंगे, 12 6 72, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 64:25, ये एरिया का रेशियो है। तो एरिया के रेशियो का अंडर रूट करेंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा। भाई 64 रेशियो 25 है, इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 8:5, यानी कि पहले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल की हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 8:5 है। बुद्धि में आया कि नहीं आया? अरे गधो, तुम्हें यह बात पता है कि ये मैंने थ्योरी तुम्हें बताई है, ये दिख रही थ्योरी है? दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। अगर आपको करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो चाहिए तो यहां स्क्वायर है तो वहां अंडर रूट कर दोगे, एरिया के रेशियो का अंडर रूट करना है। यहां पे आपको हर चीज रेशियो में चलती है, रेशियो को पकड़ो। इस ट्रायंगल का एरिया ये है, इस ट्रायंगल का एरिया ये, हमने एरिया का रेशियो निकाला, एरिया का रेशियो आ रहा है सिंप्लीफाई करके 64:25, इसका अंडर रूट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा 8:5। पहले बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, बाद में छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल की हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 8:5 होगा। पहले ट्रायंगल में गामा के सामने 12 है, यहां गामा के सामने निकालना है तो रेशियो 8:5 होना चाहिए। अगर 8 की वैल्यू 12 दे रखी है 1.5 गुना, कितने गुना है भाई? 1.5 गुना, तो यहां भी 1.5 गुना करोगे ना, 5 का 1.5 गुना करोगे ना तो कितनी आ जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ है डीएफए कितनी आ जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? कैसे करना है? आपने 7.5 निकाला, उसकी कोई वैल्यू नहीं, आपने इस तरीके से निकाला कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो, इसमें कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई? सबको मेरी कही गई बातें समझ आ रही हैं? ये सब मैं हटा रहा हूं, है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक दो एग्जांपल और समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से ये लेता हूं दोस्त कि ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, और भाई मेरे ये वाला ट्रायंगल डीईएफ है, ये वाला ट्रायंगल है डीईएफ। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। यहां ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है भाई? ये साइड 10.4 सेंटीमीटर है, ये साइड 7.8 सेंटीमीटर है, ये 7.2 सेंटीमीटर है। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आई? ओके। अल्फा के सामने की साइड अगर ये 7.8 सेंटीमीटर है तो ये साइड कितनी होगी बताइए जल्दी से। आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, ये साइड 10.4 है, ये साइड 7.2 है, ये साइड 7.8 सेंटीमीटर है, तो ये साइड कितनी होगी ये सवाल है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने अल्फा बीटा गामा देखा तो आप तुरंत समझ गए कि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, और अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो सेम होगा, वो बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। आप बोले जी हाँ जी सर ये बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर रेशियो सेम होना चाहिए। तो आप वैसे जो तरीके वैसे करते हो, आप कैसे करते थे बचपन में कि सर पहले जो ट्रायंगल चूज कर लिया उसी को लिखना है, बाद में जो लिख रहे हो वही लिखना है। आप ऐसे करते थे कि यहां बीटा के सामने 10.4 है,
यहां बीटा के सामने 7.2, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। ये बराबर होना चाहिए किसके, यहां एल्फा के सामने 7.8 है और यहां एल्फा के सामने आपको ईएफ निकालना है। ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे आपको नहीं करना है लिख लिख के। आप हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक करो। यहां बीटा के सामने 10.4 है, यहां बीटा के सामने 7.8 है। ये किससे कट रहा है, आप ध्यान से देखिए किससे कट रहा है। तो आप कहेंगे सर ये 0.8 से कट जा रहा है, 0.8 से 10.4 और 7.8 0.8 से कट जा रहा है 13 बार, और ये 0.8 से 7.2 9 बार। 13 बार 8 एकम 8 8 24 और ये 8 9 72, तो ये 13:9, 10.4 और 7.2 का रेशियो लिख ले रहे हैं तो कितना आया 13:9, 0.8 से डिवाइड हो जा रहा है। मतलब इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 13:9 है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 13:9 है तो यहां भी तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 13:9 बनना चाहिए। रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं भाई, ए बी और ई एफ करस्पॉन्डिंग साइड, ये भी तो 13:9 के रेशियो में होनी चाहिए, ये भी तो 13:9 के रेशियो में होनी चाहिए। बोलो हाँ। आप कहोगे सर 13 का मतलब 7.8 सेंटीमीटर है, कितने गुना है ये जी 0.6 गुना हो गया, 13×6 = 0.6 गुना हो गया। तो यहां भी 0.6 गुना होगा, यानी कि ये साइड कितनी आ जाएगी 5.4 सेंटीमीटर। आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ आती है? किसी भी बच्चे को इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप एक बात मुझे बताइए। बोलिए दोस्तों। बिल्कुल सभी का मुझे उत्तर मिल रहा है 5.4 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। मैं बहुत सिंपल से सवाल से स्टार्ट करूंगा। सवाल नंबर 1 ये बताइए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यू आर 78 सेंटीमीटर एंड 46.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यदि PQ बराबर 11.7 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ AB। देखिए जब भी सवालों में लिखा जाएगा कि ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है तो वो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में ही लिखेगा। यहां ये बोला है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है, इसका मतलब A के करस्पॉन्ड वर्टेक्स P है, B के करस्पॉन्डिंग Q है, C के करस्पॉन्डिंग R है। इनके पेरीमीटर 78 और 46.8 दे रखे हैं। आपसे बोला है कि यदि PQ 11.7 है तो AB की लंबाई बताइए। देखिए यहां ये PQ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी दोस्तों, यहां पे देखिए AB, PQ करस्पॉन्डिंग आएगी AB। तो पहले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल के जो पेरीमीटर का रेशियो वही करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा। सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है, पेरीमीटर का जो रेशियो वही करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा। भाई ट्राइंगल ABC और PQR है, साइड AB आपको निकालनी है, AB के करस्पॉन्डेंस क्या है PQ, और PQ की लंबाई कितनी दे रखी है सवाल में 11.7। PQ की लंबाई कितनी दे रखी है सवाल में 11.7 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर देखिए इससे 4 बार कट गया, तो AB कितना आएगा 78/4 यानी कि 19.5 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। एकदम वर्बल क्वेश्चन है 10 सेकंड का। आप प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी जो है प्रीवियस ईयर की बुक भरी हुई मिलेगी ऐसे सवालों से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों? क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका है? सभी को समझ आ गया है? आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा दोस्तों नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। AB रेशियो P की 2:3, ABC सिमिलर है PQR के, AB से PQ का करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 2:3 दे रखा है। AD इज द मीडियन टू द साइड BC इन ट्राइंगल ABC, PS इज द मीडियन टू साइड QR इन ट्राइंगल PQR। व्हाट इज BD रेशियो QS? BD से QS के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? बी ऑप्शन 4:9। 2/3 ही दे रखा है, 2/3 ही आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 4:9। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सवाल बनाने की जरूरत ही नहीं है। चूंकि सिमिलर ट्राइंगल हैं तो जो रेशियो AB से PQ का है वही रेशियो BD से QS का भी आएगा। चूंकि स्क्वायर कर रखा है तो 4:9 आएगा। यही आंसर है।
क्या इसमें कोई तकलीफ है? बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया होगा, वो बनाने की कोशिश करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। अरे कुछ भी नहीं करना होता भाई, आपके सामने ऐसे दो ट्रायंगल दे रखे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, एबीसी और पी क्यू आर, सिमिलर ट्रायंगल है। एबी से पी क्यू का रेशियो 2:3 है। एडी और पीएस मीडियन है। देखिए एडी माध्यिका हो गई, एडी जो है माध्यिका है, और ये जो पीएस है ये माध्यिका है। तो आपसे पूछा है बीडी से क्यूएस का, ये बीडी और ये क्यूएस, यार ये भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ है भाई। बीडी क्या है? बीसी का आधा है, और क्यूएस क्या है? क्यूआर का आधा है, और बीसी और क्यूआर करस्पॉन्डिंग है, तो बीडी और क्यूएस भी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी। बीडी क्या हुआ रवि? बीडी और क्यूएस भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ बीडी से क्यूएस का रेशियो भी 2:3 होना चाहिए। तो स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 4:9, ये आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बताइए भी फटाफट जल्दी से। उससे क्या फर्क पड़ता है सपना है? गिवन दैट ट्राइंगल डीईएफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों को बहुत ढंग से पढ़ना है। ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है, मतलब डी के करस्पॉन्डेंस ए है, और ये ट्राइंगल का साइन बना लीजिए यहां पे, और ई के करस्पॉन्डेंस बी है, एफ के करस्पॉन्डेंस सी है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 9 एंड दैट ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज 12, यदि बीसी की लंबाई 2.1 है तो ईएफ की लंबाई बताइए। सवाल में आपको दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ के एरिया 9 और 12 है। ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल डीईएफ के एरिया 9 और 12 है। अगर बीसी की लंबाई 2.1 है तो ईएफ की लंबाई बतानी। ध्यान से देखिए यहां पे बीसी के करस्पॉन्डेंस क्या आ रहा है? आपका ईएफ आ रहा है। बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड ही है ईएफ। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 9 है, डीईएफ का एरिया 12 है, ये एरिया का रेशियो है। अगर एरिया का रेशियो ये है 3:4, 3 से कट रहा है 3:4। अगर एरिया का रेशियो 3:4 है, 9 और 12, भैया 9 12 रेशियो कितना होता है? 3 से काटोगे 3:4। अगर एरिया का रेशियो 3:4 है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर √3:2। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा? √3:2, √3:2 यही होगा। आपसे बीसी की लंबाई दी है, ईएफ की लंबाई पूछिए। बीसी मतलब ये आपको दिया है, बीसी करस्पॉन्डेंस ईएफ पूछा है। बीसी की लंबाई आपको दी है 2.1, √3 यूनिट की वैल्यू 2.1 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.2/√3 आ जाएगी। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? √3 यूनिट की वैल्यू 2.1 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.1/√3। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुणा 2.1/√3, तो 4.2/√3। 4.2 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 4.2 का मतलब होता है 21/5। 21/5√3 आएगा, 21/5√3। 4.2 का क्या मतलब होता है? 42/10, यानी कि 21/5, 21/5 है, 21/5, ठीक है ना? बोलो √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 से 21 7 बार कट जाएगा, तो 7√3/5 सेंटीमीटर। 7√3/5 सेंटीमीटर, ये आएगा सवाल का सही उत्तर, डी ऑप्शन, 7√3/5। ठीक है? किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ? ये दो ऑप्शन तो आप पहले काट देते। देखिए अगर आप इस साल को ऑप्शन से बनाना चाहते तो ऑप्शन में √7 नहीं आएगा, √3 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते थे। अब 4.2, देखिए यहां पे 21 दिख रहा है, 2.1 में आता है 7, तो 7 आना चाहिए प्राइम नंबर, यहां 8 नहीं 8 आ रहा है, तो आंसर वो आएगा जिसमें 7 आए प्राइम नंबर, और 7 यहां आ रहा है, ये आंसर है। तो आप सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए दोस्तों, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, अमन 4.2 का मतलब क्या होता है? 21/5। फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना है, हैं? फ्रैक्शन में आंसर बताना है ना। 4.2 का मतलब क्या होता है? 21/5, 42/10। करिए जल्दी से। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनके एरिया 72 और 60.5 है। अगर एसी की लंबाई 13.2 है तो डीएफ की लंबाई बताइए। देखिए यहां एसी है,
एसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या जाएगी, डीएफ। एसी की लंबाई दे रखी है आपसे, डीएफ की लंबाई पूछे, बहुत सिंपल है। दोनों ट्रायंगल के एरिया 72 और 60.5 है। अगर ये एरिया है, एरिया देखिए, एरिया का रेशियो, एरिया के रेशियो का अंडर रूट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा। एरिया के रेशियो का अंडर रूट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा। आप बताइए, इसका एरिया 72, इसका 60.5 है। एरिया को ना इंटीजर बना लेते, पॉइंट है ना भैया। 72 और 60.5 का रेशियो क्या होगा, ये एरिया का रेशियो ये होगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 72 का दुगुना 144 और 60.5 का दुगुना 121। मैंने ना दशमलव हटा लिया, मैंने पॉइंट हटा लिया कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया के रेशियो का अंडर रूट करेंगे तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा। 144 का अंडर रूट 12, 121 का अंडर रूट 11। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या आ गया, 12:11। भैया पहले ट्रायंगल में साइड एसी की लंबाई क्या दे रखी है, साइड एसी की लंबाई 13.2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एसी के करस्पॉन्डिंग डीएफ की पूछिए, यही रेशियो रहेगा 12:11। 12 की वैल्यू 13.2 है, कितने गुना है, 1.1 टाइम्स। तो ये भी तो 1.1 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 12.1 सेंटीमीटर। ये उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़े, करिए भाई, जिससे अंडर रूट आसानी से ले पाए हल्का। वेरी गुड सचिन। देख रहे हो, मतलब जैसे बच्चे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं मोदी रोजगार दो, तो आईटी सेल वाले, जो हमारी सरकार का आईटी सेल विभाग जो काम करता है 2 रुपया पर ट्वीट पे, वो ट्रेंड करवा रहे हैं मोदी गर्लफ्रेंड हो, मोदी गर्लफ्रेंड हो, मुद्दे से भटकाने के लिए कि ये तो अच्छे छोरे बालक हैं, कोई गर्लफ्रेंड मांग रहा, कोई रोजगार। मुद्दे से भटकाना कितनी अच्छी तरीके से आता है, देख रहे हो, आप जाके ट्विटर पे चेक करो। ऑप्शन नंबर ए, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीआरक्यू सिमिलर हैं और उनके एरिया का रेशियो 169 है। ए बी एक्स है, एसी वाई है, बीसी जेड है, तो पी क्यू बताना है। आपको साइड पी क्यू निकालनी है, तो पी क्यू का करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड जाएगी भाई, एसी जाएगी। पी क्यू का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एसी। आप बोलोगे हाँ जी सर एसी होगा। तो आप एक बात बताइए, एसी क्या दे रखा है, यहां तो वेरिएबल में बात चली, एसी की लंबाई क्या दे रखी है, वाई। एसी की लंबाई दे रखी है वाई, इसका मतलब आंसर जो भी आएगा वो वाई की टर्म में होगा, और एक ही ऑप्शन वाई की टर्म में है, यही आंसर है 13/4 वाई। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनके एरिया का रेशियो 16:169 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे होगा, अंडर रूट ले लिए 4:13।
अंडर रूट ले लीजिए, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा 4:13 पहले और दूसरे ट्राइंगल के। आपको दे रखा है एसी वाई, तो पहले ट्राइंगल की साइड एसी वाई दे रखी है, एसी करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड क्या होगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू वाई है तो 1 यूनिट की वैल्यू वाई बटे 4, 13 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 13 वाई बटे 4, ये आ जाएगी पीक्यू की वैल्यू। ये सॉल्व हो गया। आगे चले, ये बताइए। बहुत आसान है। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 80 है और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ट्राइंगल एबीसी की एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, 5 नहीं 15 है, 15 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए ट्राइंगल डीईएफ की करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगी। आप जानते हैं कि अगर पहले ट्रायंगल का एरिया 80 है, दूसरे ट्रायंगल का एरिया 39.2 है, तो पहले और दूसरे ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, 80 रेशियो 39.2, 39.2, ये पॉइंट हटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो आप जानते हैं किससे कट जाएगा, 2 से, 400 बार कट जाएगा। ये कितना कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 4 से काट लेते हैं, 4 से नहीं 8 से काटेंगे, फिर 8 से 100 बार जाएगा और 8 चौक 32, 7 8 रम 72, 100 रेशियो 49। तो पहले और दूसरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, 100 रेशियो 49। ये एरिया का रेशियो है तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट 10:7, 10:7, यानी कि पहले और दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा, 10:7। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल एबीसी यानी कि पहले ट्रायंगल की एल्टीट्यूड 15 है, डीएफ की करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगी, तो सवाल में 10 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 1.5 गुना। तो ट्रायंगल डीएफ की करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड 7 का 1.5 गुना कितना आ जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर। और ये सवाल का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। क्या इससे आसान सवाल कुछ बनेंगे क्या, नहीं भाई, इससे आसान कभी कुछ बना है क्या, बोलिए, नहीं ना। तो आपको लगता है मेरी सारी बातें यहां तक समझ आई होंगी। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। सभी लोग ढंग से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस पे सवाल बनता है पेपर में। थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी, ये एक त्रिभुज है दोस्तों, ट्रायंगल ए बी सी। मैंने आपके सामने बढ़िया सुंदर ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। स्लो ही बताऊंगा, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचूं, अगर मैं किसी भी त्रिभुज में एक किसी भी साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचूं तो क्या होगा, ढंग से समझिएगा। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, मैं साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी मैंने इस तरीके से डीई, साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी डीई। तो ये जो लाइन डीई मैंने इस तरीके से खींची है कि डीई जो है ये बीसी के पैरेलल है, डीई जो है ये बीसी के पैरेलल है। ये जो लाइन डीई मैंने इस तरीके से खींची है कि ये जो लाइन डीई है ये बीसी के समांतर है। अगर लाइन डीई बीसी के समांतर है तो थेल्स थ्योरम ये कह के गई है कि आप ये इसको देखो, एबी को देखो और एसी को देखो, जो रेशियो एडी से डीबी का है दोस्तों, जो रेशियो एडी से डीबी का है, जो रेशियो एडी से डीबी का है, वही सेम रेशियो बराबर होगा ए से एसी के। ए से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि जो रेशियो एडी से डीबी का होगा, जो रेशियो एडी से डीबी का होगा, वही रेशियो ए से ईसी का भी होगा। ये थेल्स थ्योरम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, नहीं राहुल? किसी को कोई तकलीफ यानी दिक्कत? हालांकि ये मेन स्टेटमेंट नहीं है, इसको प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम एक ही बात है। हाँ शिवम, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर दोस्तों मैं आपके सामने किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचूं तो एक्चुअली में दो ट्रायंगल बन जाएंगे, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक तो छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। भैया जी क्यों सिमिलर होंगे?
ये ट्रायंगल एडीई और ये ट्रायंगल एबीसी दोनों आपस में सिमिलर होंगे। जब भी आप ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचते हो तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल बन जाते हैं। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं ऑलवेज। क्यों सिमिलर होते हैं? कि आप ये कह सकते हो कि दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल एक कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल एक कॉमन आ रहा है, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल एक कॉमन है। भैया एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर है। क्यों बराबर है? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, संगत कोण है। ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। जब तीनों ही एंगल बराबर हो गए दो अलग अलग ट्रायंगल के, तो यानी कि ये साइड सिमिलर हो गई। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। यानी कि छोटे ट्रायंगल में एडी तो बड़े ट्रायंगल में एडी के करस्पॉन्डेंस क्या है? एबी। ये बराबर होगा, ध्यान समझ लीजिएगा। छोटे ट्रायंगल में एई, बड़े ट्रायंगल में एई के करस्पॉन्डेंस क्या है भैया? एसी। बराबर छोटे ट्रायंगल में एंगल ए के सामने डीई और बड़े ट्रायंगल में इसके सामने है भाई मेरे बीसी, ये इक्वल होगा, बराबर डीई बटे बीसी। ये असली थेल्स थ्योरम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ? क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है? अरे बोलिएगा दोस्त, अरे बोलो ना मेरे प्यारे भाई, बोलो ना। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए? कि एक एंगल कॉमन है और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ठीक है, ओके है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं पहले दो स्टेटमेंट को ले लूं गौर से, यहां से पहले दो स्टेटमेंट को ले लूं गौर से, तो आप ये कहेंगे सर एडी से एबी का रेशियो, एडी बटे एबी बराबर है एई बटा एसी के। एडी से एबी का रेशियो, जो रेशियो एडी से एबी का है वही रेशियो एई से ईसी का है। जो रेशियो एडी से एबी का है वही रेशियो एई से ईसी का है। भैया मेरे जो रेशियो एडी से एबी का है सेम वही रेशियो एई से ईसी का है। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सपोज ये लेंथ 7 है तो पूरी लेंथ, अगर ये रेशियो 7:9 है, अगर ये रेशियो 7:9 है तो भैया एई से एसी का रेशियो भी सेम होगा ना 7:9। एई से ईसी का रेशियो भी सेम होगा ना 7:9। अबे गधो, एडी से एई का, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल लेना भी क्राइम है तुम्हारी दुनिया में। तो एडी से एबी का रेशियो अगर 7:9 है तो एई से एसी का रेशियो भी 7:9 होगा। अगर ये 7 है ये 9 है तो ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगर ये पूरी लेंथ 9 है ये 7 है तो कितना बचेगा? 2। तो क्या तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं आ रहा कि एडी से डीबी का रेशियो और एई से ईसी का रेशियो बराबर आ गया? मतलब मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं बाय दी रेशियो प्रॉपर्टी की एडी, यहां एडी है यहां एई है। रेशियो में ऐसा ही होता है भाई मेरे। रेशियो एक ऐसी चीज है कि अगर दो रेशियो बराबर है, जो चेंज लेफ्ट साइड में करो अगर सेम वही चेंज राइट साइड में करो तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एडी ए, मैंने एडी ए, ऊपर मैंने कुछ नहीं छोड़ा, नीचे क्या कर रहा हूं मैं दोस्तों? नीचे मैं एबी में से एडी को घटा लेता हूं। यहां मैंने एबी में से एडी घटा लिया और यहां मैंने एसी में से ए को घटा लिया। ये भी इक्वल होगा, ये भी बराबर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? यानी कि एडी अपॉन एबी माइनस एडी क्या होगा? एबी में से अगर आप एडी घटा लोगे तो क्या बचेगा? बीडी। तो एडी बटे बीडी बराबर आएगा ए। ध्यान से सुनिएगा, ये एसी है, एसी में से ए घटा लोगे तो क्या बचेगा? एसी, ए बटा एसी। ये रेशियो बराबर होगा। दिस इज अवर थेल्स थ्योरम। क्लियर है? एनी दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? सबको समझ आया? तो अगर दोस्तों दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी लाइन इस तरीके से खींची जाती है तो छोटे और बड़े ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे और इसकी वजह से उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। मोर इंपॉर्टेंट कि जो रेशियो एडी से डीबी का है सेम वही रेशियो एई से ईसी का भी होना चाहिए। क्लियर है? पेपर में इस पे कैसे कैसे सवाल आते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ढंग से समझिएगा। आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है भाई। एडी से डीबी का रेशियो, इफ एडी रेशियो डीबी इज, कितना ले लेते हैं भाई? 4:5, देन
देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEBC का रेशियो बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल और आसान सी बात मैंने आपके सामने लिखी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक त्रिभुज ABC है इस तरीके से। दोस्तों ये ट्रायंगल ABC हो गया, कैसे भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल ABC में एक लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये जो लाइन DE है ये BC के पैरेलल है। लाइन DE जो है ये BC के समांतर है। सवाल में जैसे आप देखोगे तो छोटे बड़े दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल AD ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा। सवाल में दे रखा है कि AD से DB का रेशियो 4:5, ये रेशियो 4:5 है। तो बताइए कि छोटे ट्रायंगल ADE और क्वाड्रिलेटरल BDEC के एरिया का रेशियो क्या होगा। जल्दी से आप बताओ कि जब आपने लाइन खींची तो ये ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है भी। क्यों सिमिलर है मैं कितनी बार बता चुका हूं कि ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात ठीक है। तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है। आप देखिए छोटे ट्रायंगल में साइड कितनी बनी भाई 4, बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी जी 4 + 5, 4 + 5 कितना आ जाएगा 9। बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी जी 4 + 5 9। तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 4:9। तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा 16:81। 16:81। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है भाई। तो क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो अगर आपसे सवाल में पूछा जाता, इनके एरिया का रेशियो अगर पूछा जाता तो क्या होता उत्तर सवाल में 16:81। पर ये नहीं पूछा, आपसे पूछा इस ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो। आप बताओ ट्रायंगल ADE का एरिया कितना है 16। एक क्वाड्रिलेटरल का कैसा आएगा अगर पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे का घटा दूं 16, पूरे बड़े ट्रायंगल का 81 में से 16 घटा दीजिए तो कितना आएगा 16/65। ये उत्तर है 16/65। क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई। 16/65। वेरी इजी, सभी को क्लियर है। एनी दिक्कत दोस्तों। सभी भाइयों को मेरी ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:9 है तो एरिया का रेशियो क्या है स्क्वायर कर देंगे 16:81, ठीक है। यानी दिक्कत आगे चली जरा ये सवाल मुझे करके बताइए। ये सवाल इसी साल की परीक्षा में आया है, करके बताओ। थोड़ा सा मैं चित्र को बड़ा कर दे रहा हूं। सवाल में ये बोला गया है कि दिए गए चित्र में यदि दिए गए फिगर में यदि जो लाइन DE है, ये जो लाइन DE है ये BC के पैरेलल है, लाइन DE BC के समांतर है। आपको दे रखा है जी AD की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, AD 2.5 सेंटीमीटर है, DB 3.5 है, DB 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। EC 4.2 है, EC जो है ये 4.2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा AC की लंबाई बताइए, AC की लंबाई क्या होगी। AC की लंबाई आपसे पूछी गई है, जल्दी से बताइए, बोलो। अभी अभी मैंने आपको समझाया थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कितना अच्छा है कि जब भी आप किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल ऐसे दूसरी साइड खींचते हैं, BC के पैरेलल आपने D खींचा है, तो जो रेशियो AD से DB का है सेम वही रेशियो A से EC का भी होगा। भाई यहां ये रेशियो कितना है 2.5 से 3.5 काटोगे 5 से जाएगा ना 5:7। AD से DB का रेशियो यहां 5:7 है, 5:7। तो यहां भी रेशियो तो 5:7 होना चाहिए ना, सेम टू सेम। यहां भी रेशियो 5:7 होना चाहिए। अगर 7 की वैल्यू 4.2 है 0.6 टाइम, तो ये भी 0.6 टाइम आ जाना चाहिए, 0.6 टाइम्स आ जाना चाहिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो A की लंबाई 3 आ जाएगी, A की लंबाई 3 आ जाएगी। तो पूरी साइड कितनी आ जाएगी, AC पूछा है ना 3 + 4.2, 3 + 4.2 कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालना है आपको। अगर यहां रेशियो आपका 5:7 का है तो यहां भी 5:7 आना चाहिए। 7 की वैल्यू 4.2 है तो 5 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। पूरी साइड कितना जाएगी 3 और 4.2 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई।
तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, सो जाइए। चलिए दोस्तों, बाय।